सो हेलो एंड वेलकम बैक। ना सर गुड मॉर्निंग ना गुड इवनिंग, अरे क्या फ़र्क पड़ता है क्योंकि ये सेशन आप कब देख रहे हो मुझे नहीं पता चल रहा है। एंड क्या तो मॉर्निंग क्या तो इवनिंग, दिन एक जैसे ही चल रहा है। लॉकडाउन है, पता नहीं चल रहा है। समर वेकेशन चल रहा है, समर वेकेशन तो ओवर एंड आउट, माइट बी मॉनसून सेशन, काइंड ऑफ वेकेशन जैसे लग रहा है। एंड एक चीज़ तो बड़ी मज़े की है कि घर पे आराम से बैठ के लेट के ये पर्टिकुलर सेशन आप एंजॉय करोगे। एंड साथ में वड़ा पाव भजे वजे जो भी मौसम के हिसाब से आपका मन करे साइड बाई साइड खाते रहो। लेकिन मेक श्योर कि जो चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके पल्ले पढ़नी चाहिए डेफिनेटली। तो फिलहाल आज के सेशन में मैं जा रहा हूँ रिस्क एंड कंट्रोल विद रिगार्ड टू ई कॉमर्स। प्रीवियस सेशन में जो मैंने कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए थे दैट वाज रिगार्डिंग ई कॉमर्स कंपोनेंट्स, एंड वो सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अभी आगे बढ़ते हैं एंड आगे जाके आज मैं जो कॉन्सेप्ट कवर कर रहा हूँ दैट इज विद रिगार्ड टू रिस्क एंड कंट्रोल। तो फिलहाल मैं हूँ पेज नंबर 4.27 आपके मॉड्यूल में, एंड मेरा पुराना मॉड्यूल है तो मेरे पास है पेज नंबर 4.21। तो फिलहाल पेज नंबर 4.27 पे अगर आप जाते हो तो वहाँ पे रिस्क एंड कंट्रोल नाम का बड़ा सा हेडिंग मिलेगा। तो जो रिस्क एंड कंट्रोल की हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज मेनली विद रिगार्ड टू ई कॉमर्स। ओके, तो फाइन। तो फिलहाल ये पर्टिकुलर सेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एज यूजुअल बाकी सेशन की तरह। यहाँ पे भी 2-3-4 एग्जाम क्वेश्चन मिलेंगे, या फिर ऐसे क्वेश्चन जो अभी तक के नहीं पूछे लेकिन जो मुझे लगते हैं कि एग्जाम में आने के चांसेस है। तो फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रिस्क। अब ध्यान से सुनना, पहले हमेशा रिस्क का ही डिस्कशन होगा क्योंकि जब तक रिस्क समझ में नहीं आएगा उसके रिलेशन में कंट्रोल पढ़ने में मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले कौन कौन से रिस्क ई कॉमर्स में अवेलेबल होते हैं एंड उसे कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से टेक्निक्स एंड कौन कौन से तरीके वो यहाँ पे डिस्कशन में आएंगे। तो फिलहाल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रिस्क। जहाँ तक कि ऑडिट तुम लोग पढ़े होंगे तो ऑडिट में भी कहीं ना कहीं रिस्क का डिस्कशन आता है। एंड IT में तो मैंने जितने टॉपिक्स अभी तक के पढ़ाए कहीं ना कहीं रिस्क कॉन्सेप्ट कॉमन में चलता है, क्वाइट ऑब्वियस है। तो यहाँ पे भी हम लोग बात कर रहे हैं रिस्क एंड कंट्रोल विद रिगार्ड टू ई कॉमर्स। तो सबसे पहला एस्पेक्ट है रिस्क। कंटेंट नंबर 4.5.1 चेक करो। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। हाय, इससे इजी डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी लाइफ में, अंडरलाइन करो। रिस्क इज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस। आगे, द सेम मे बी रिजल्ट ऑफ इंटेंशनल और अनइंटेंशनल एक्शन बाय इंडिविजुअल्स। रिस्क एसोसिएटेड विद ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन आर हाई कंपेयर टू इन बेसिक इंटरनेट एक्टिविटीज। ओके, अब एक चीज करना, जो रिस्क ऊपर जो हेडिंग लिखा है ना शॉर्ट में उसको आगे मॉडिफाई करके लिख देना रिस्क इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स। ओके, तो अभी जो हम लोग रिस्क की बात कर रहे हैं दैट इज रिगार्डिंग ई कॉमर्स। एंड यहाँ पे एक बड़ी सी लिस्ट नीचे दी है, नंबरिंग कर लो खटाखट कितने पॉइंट्स है सर, नंबरिंग करके दी है। लाइफ में पहली बार मॉड्यूल में कहीं पे तो नंबरिंग मिल रहा है हमें। तो ओवरऑल कितने पॉइंट्स है बच्चों? हाँ, ओवरऑल 15 पॉइंट्स है। एग्जाम में सर ये क्वेश्चन आया था कि 15 पॉइंट्स छापेंगे, नहीं ढोक लो, 15 पॉइंट्स नहीं छापने, लेकिन मेक श्योर कि ये 15 में से कोई भी 8 से 9 पॉइंट आप चाहो तो मार्क कर लो अपने हिसाब से। पहले तुक्के मारना है, जो तुक्के लग जाते हैं क्वाइट ऑब्वियस वो फाइनल हो जाएंगे, है ना। तो ओवरऑल पॉइंट ये है कि 15 में से आपको कोई भी 9 पॉइंट्स टिक आउट करने अपने लेवल पे एंड उसके रिगार्डिंग एक निमोनिक बना के उससे रट्टा मारना है। अनदर बोनस क्वेश्चन जो एग्जाम में अगर आता है तो नाचो मन के मन में, लेकिन नसीब इतने खराब कि इतने रिसेंट टाइम में ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। तो सर करना है या नहीं करना है? डेफिनेटली करना है। चलो देखिए, नंबर 1 मैं एक एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेता हूँ। टोटल 15 कॉन्सेप्ट है एंड 15 कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद ये आपके एंड पे मैं रखूंगा कि आपको कौन से 8 से 9 पॉइंट्स मार्क डाउन करना है। ओके, लेकिन मेक श्योर कि जो भी मार्क डाउन करना है वो अभी इमीडिएट कर लेना एंड अभी डिसाइड कर लो कि कौन से 9 पॉइंट्स मुझे एग्जाम में लिखने हैं। तो सबसे पहले द रिस्क इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स आर एस फॉलो। नंबर 1 प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, क्वाइट ऑब्वियस है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू हमेशा ई कॉमर्स में रहेगा। देखो, comes in the point of hacking, this comes in the point of hacking. There are often issues of security and privacy due to lack of personalized digital access and knowledge. Yes, quite obviously privacy and security की बात कर रहे हैं तो हमारे माइंड में हैकिंग ही वर्ड आता है। ओके, ये पहला हो गया। नंबर 2 क्वालिटी इश्यूज। यस, क्वालिटी इशू हमेशा रहेगा। अरे कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया है कि अमेजोन के ऊपर ऑर्डर जब प्लेस करते हैं तो जैसा प्रोडक्ट वो डिस्प्ले में दिखता है जब वो डिलीवर्ड होता है तो वो क्वालिटी भी अलग होता है एंड उसका लुक एंड फील भी अलग होता है। तो ये ज़्यादा बहुत बड़ा इशू है विद
regard to e-commerce? देखो उसमें वही लिखा है quality issue. There are quality issue raised by customer as the original product differs from the one that was ordered. Yes, तो ये second point हो गया. तीसरा, delay in goods and hidden costs. Yes, quite obvious है. Goods कब आएगा, कब delivered होगा, might be वो कह रहे हैं 4 दिन लेकिन लग जाते हैं 10 दिन, and hidden cost भी अलग से होता है. When goods are ordered from another country, there are hidden costs enforced by companies. Okay, ये हो गया 3. चौथा, need access to internet and lack of personal touch. Yes, quite obvious है. इनका कहना है कि ई-कॉमर्स में अगर आपको शॉपिंग करना है तो सबसे बड़ा रिस्क ये है कि आपको इंटरनेट कनेक्शन लगता है. नंबर 2, यहाँ पे पर्सनल टच अवेलेबल नहीं है. द रीजन भी ये प्रोडक्ट आपको ऑनलाइन डिस्प्ले हो रहा है, फिजिकल में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है. द ई-कॉमर्स रिक्वायर्स एन इंटरनेट कनेक्शन विच इज एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव एंड लैक पर्सनल टच. ओके, कितने पॉइंट्स हो रहे हैं? 4. मैं भर पढ़ रहा हूँ, 15 पॉइंट्स पढ़ लूँगा एंड ये आपके एंड पे रहेगा कि आपको कौन से 9 पॉइंट्स मार्क डाउन करने हैं. ओके, पॉइंट नंबर 5, सिक्योरिटी एंड क्रेडिट कार्ड इशू. देयर इज क्लोनिंग पॉसिबल ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड विच पोजेस अ सिक्योरिटी थ्रेट. क्वाइट ऑब्वियस है. इसके आगे इंफ्रा, देयर इज अ ग्रेटर नीड ऑफ नॉट ओनली डिजिटल इंफ्रा बट ऑल्सो नेटवर्क एक्सपेंशन ऑफ रोड्स एंड रेलवे विच रिमेन्स अ सब्सटेंशियल चैलेंज इन डेवलपिंग कंट्रीज. अरे क्वाइट ऑब्वियस है ना. हम लोग कहते हैं कि इतना डिजिटल होना चाहिए, पूरा डिजिटल वर्ल्ड होना चाहिए, लेकिन डिजिटल वर्ल्ड सेटअप करना इतना इजी नहीं है. क्वाइट ऑब्वियसली इसके लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजीज लगती है जो आज की तारीख में यूजुअली डेवलपिंग कंट्रीज के पास अवेलेबल नहीं है. तो दिस इज अनदर रिस्क. ओके, इसके आगे प्रॉब्लम ऑफ anonymity, ये इंपॉर्टेंट करना. There is need to identify and authenticate user in the virtual global market where anyone can sell to or buy from anyone anything from anywhere. अब फंडा ये है कि हम लोग ई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन यूजुअली दिक्कत ये है कि सामने वाला जेन्युइन पर्सन है या नहीं है ये हमें नहीं पता चलता है. तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है. यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी लैक करती है एंड फॉर दैट रीजन बहुत से फ्रॉड के केसेस डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं. ओके, तो दैट इज प्रॉब्लम ऑफ एनोनिमिटी. रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऑनलाइन जो डील हुए हैं माइट भी सामने वाला पर्सन उसे लेटर ऑन डिनाई कर दे, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क इन्वॉल्व है. दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन. अब ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन मतलब मान के चलो 2 लोगों के बीच में ट्रांजेक्शन हुआ है एंड बाद में एक पर्सन ये क्लेम करता है कि ये पर्टिकुलर फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन काइंड ऑफ है. तो यहाँ पे आपको ट्रांजेक्शन की वैलिडिटी प्रूव करने में माइट बी टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं. दैट इज विद रिगार्ड टू लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन. आपके लिए पढ़ रहा हूँ. द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट आर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग एन ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन मे नॉट बी ऑथेंटिक एंड रिलायबल. अब पॉइंट ये है कि जो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट आपको ये ऑनलाइन मेल आया है तो आप कोर्ट ऑफ लॉ में एटलीस्ट इंडिया में दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट. ओके, तो यहाँ पे एक टेक्निकल इशू है, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है. इसके बाद डेटा लॉस और थेफ्ट और डुप्लीकेशन, ये भी एक बड़ा रिस्क होता है. अटैक फ्रॉम हैकर्स एज यूजुअल ई कॉमर्स, ये कॉमन है. डिनाइल ऑफ सर्विस, ये क्या है? देखो, service to customers may be denied due to non-availability of system as it may be affected by virus, email, bombs and floods. पॉइंट ये है कि आप सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस लेना चाहते हो लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइडर आपको मना कर दे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है कि आपको जब सर्विस चाहिए माइट भी सामने वाला प्रोवाइड ना कर पाए. दैट इज डिनाइल ऑफ सर्विस. एंड इसके बाद नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन. वैसे आईटी में अभी रिसेंट में कमेंटमेंट आया जिसमें डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्निशन दिया गया. तो इससे क्या हो रहा है कि जो फ्रॉडुलेंट केसेस होते हैं उसमें भी डिजिटल सिग्नेचर से अगर कोई डॉक्यूमेंट ऑथेंटिकेट किया गया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्रूफ इन द कोर्ट ऑफ लॉ. तो फिलहाल यहाँ पर रिस्क क्या है वो चेक करो. ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन एज इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल सिग्नेचर मे नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एविडेंस इन द कोर्ट ऑफ लॉ. ये पुराना मॉड्यूल है, पुराना कंटेंट है. लेटेस्ट में अमेंडमेंट आ चुका है जहां पे डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्निशन मिल चुका है इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इसके बाद लैक ऑफ ऑडिट ट्रेल. सुना लग रहा कॉन्सेप्ट, अबे नालायको कॉन्सेप्ट ये हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है. व्हाट मीन बाय ऑडिट ट्रेल? ट्रेसिंग a single transaction from start till its end. तो यूजुअली ई कॉमर्स में ऑडिट ट्रेल पॉसिबल नहीं होता. चेक करो, ऑडिट ट्रेल इन ई कॉमर्स में be lacking and the log may be incomplete, too voluminous or easily tampered with. Yes, quite obvious. And last one, problem of
पायरेसी का इशू बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज के दिन मेरे ख्याल से कम हो चुका है, क्योंकि इसके रिलेशन में बहुत ज़्यादा हार्श पनिशमेंट आईटी में उन्होंने प्रोवाइड किया है। ओके, तो फिलहाल ओवरऑल 15 रिस्क इन्वॉल्व है विद रिगार्ड टू ई कॉमर्स। सर हमें कितने लर्न करने हैं? टोटल 9 लर्न करने हैं। कौन से लर्न करने हैं ये आप डिसाइड करो, एंड उसके रिलेशन में निमोनिक भी बना लो। तो फंडा यहाँ तक क्लियर है। ओके, नीचे केस स्टडी दिया है, जो कि मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप अपने अपने लेवल पे पढ़ो। अच्छी केस स्टडी दी है, इंटरेस्टिंग है, एग्जाम में नहीं पूछते लेकिन अपने इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है। तो केस 1 एंड केस 2 ये आपके एंड पे जाएगा। तो पहला पार्ट ओवर एंड आउट, दैट इज विद रिगार्ड टू रिस्क। जब रिस्क की बात होगी तो अब बात आएगी कंट्रोल की। तो रिस्क समझ लिया आप लोगों ने कि ई कॉमर्स में कौन कौन से रिस्क होते हैं। अब फंडा ये है कि इसके रिलेशन में कंट्रोल्स क्या है। अब सुनो, ध्यान से सुनना, आपके मॉड्यूल में कंट्रोल्स में नीचे में ABCD करके कुछ दिए, A to G मिला क्या? सर ये कंट्रोल्स है? नहीं ढोक लो, ये कंट्रोल्स नहीं है। मैं वही बोल रहा हूँ, कंट्रोल्स किसके ऊपर इंप्लीमेंट करने हैं तो वो ये लिस्ट है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल किसके रिलेशन में या कौन से किन किन लोगों के ऊपर या किन किन लोगों ने कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करने हैं, तो वो लिस्ट यहाँ पे दिए। कंट्रोल्स क्या इंप्लीमेंट करना है वो उसके आगे दिए, वो दिख रहा होगा ना, अगले पेज पे देखो, एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क। एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क, ये जो पॉइंट्स है ना, ये एक्चुअल में कंट्रोल्स है। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब सर कंट्रोल्स में 2 पार्ट है। हाँ, 2 पार्ट है। पहला पार्ट ये है कि कंट्रोल्स किन लोगों ने फॉलो करना है, किन लोगों ने इंप्लीमेंट करना है, वो एक बड़ा सा लिस्ट दिया है। एंड नंबर 2 में उन्होंने दिया एक्चुअल में कंट्रोल्स क्या इंप्लीमेंट करना है वो आगे दिया है। ओके, क्लियर है? तो सर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है? दोनों भी इंपॉर्टेंट है, दोनों भी याद रखना। तो ये कंट्रोल्स है विद रिगार्ड टू रिस्क विच आर इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स। ओके, फोकस करना, सिर्फ 5 मिनट में कौन सा कंप्लीट कर रहा है, एंड देयर आफ्टर ये सेशन ओवर एंड आउट। ओके, चेक करो। हाय का लड्डू फूट रहे कुछ लोगों के माइंड में, सर से 5 मिनट झेलना है। बेटा झेलना मिलना कुछ नहीं है, बड़ा ऑसम सेशन चल रहा है मेरा। ठीक है, चलो चेक करो कंट्रोल्स। अरे हंसा बंद करो, चेक करो कंट्रोल्स। Internal control as defined in accounting and auditing is a process for assuring achievement of organizational objectives in operational efficiency and effectiveness, reliable financial reporting and compliance with laws, regulation and policies. Okay, तो यहाँ ब्रैकेट कर देना। तो ये इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन है जो यूजुअली हम लोग ऑडिट में पढ़ते हैं, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। अब नीचे आ जाओ, नीचे में एक एग्जाम्पल्स दिए, एग्जाम्पल से कोई लेना देना नहीं। उसके नीचे एक पैरा है, इन एन ई बिजनेस एनवायरनमेंट, मिला? हाँ, यहाँ से ब्रैकेट ले लो। In an e-business environment, controls are necessary for all the persons in the chain, including। अब पॉइंट ये है, अगर ये हेडिंग नहीं समझ में आ रहा तो एक हेडिंग और लिख लो वहाँ पे, है ना। कंट्रोल्स नेसेसरी फॉर फॉलोइंग पर्सन्स इन्वॉल्व इन सप्लाई चेन, लिख लो। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंट्रोल्स नेसेसरी फॉर फॉलोइंग पर्सन्स, कंट्रोल्स नेसेसरी फॉर फॉलोइंग पर्सन being involved in supply chain। तो हमारे सप्लाई चेन में ये नीचे के जो सारे लोग इन्वॉल्व है इसके रिलेशन में कंट्रोल एस्टेब्लिश करने हैं। तो यूजुअली सप्लाई चेन में कौन कौन इन्वॉल्व होता है तो उसकी बड़ी सी लिस्ट ये है। पहला कौन सा होता है? यूजर्स होते हैं। अरे तुक्के मारो, चलो पहला यूजर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, इसके अलावा गुड्स डिलीवर्ड करने वाला पर्सन होगा 3, पेमेंट मैकेनिज्म इसमें इन्वॉल्व है 4, और कुछ है क्या? और कुछ है क्या? 4 शिपमेंट मतलब पैकिंग शैकिंग होगा, ये 5, और कुछ होगा नहीं, बस मेरे हिसाब से 5 लोग, लेकिन इसमें लिस्ट बड़ी दी है। चेक करो, पहले यूजर्स होते हैं, नंबर 2 सेलर्स, बायर्स एंड मर्चेंट, ये लोग इन्वॉल्व है। इसके तीसरे में गवर्नमेंट है, यस क्वाइट ऑब्वियस गवर्नमेंट को टैक्सेस जाते हैं। इसके बाद नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर है, अरे इंटरनेट कनेक्शन लगता है तभी जाके ई कॉमर्स में कोई ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगा, तो नेटवर्क एंड सर्विस प्रोवाइडर है। टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर है, यस क्वाइट ऑब्वियस है टेक्नोलॉजी लगता है। इसके आगे लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, व्हाट एवर लॉजिस्टिक मतलब जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे डिलीवर करेंगे, दोज आर कंसिडर्ड एज लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर। ओके, एंड लास्ट वन है पेमेंट गेटवे। तो कितने लोग इन्वॉल्व हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 लोग या टोटल 7 पार्टिसिपेंट्स है इन सप्लाई चेन जिनके रिलेशन में हमें कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है।
तो पॉइंट ये है, ऊपर देखो मैं तुम्हें ये पढ़ा रहा हूँ आज के सेशन में, रिस्क एंड कंट्रोल रिगार्डिंग ई कॉमर्स। तो रिस्क हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, टोटल 15 रिस्क है जिसमें से आपको 9 लर्न करना है। एंड आगे मैं जा रहा हूँ कंट्रोल्स। तो कंट्रोल किन लोगों के रिलेशन में एस्टेब्लिश करना है, तो सप्लाई चेन में टोटल 9 लोग इन्वॉल्व है। पहले यूजर, नंबर 2 सेलर, बायर्स एंड मर्चेंट, तीसरे में गवर्नमेंट है, चौथे में आ जाएंगे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, पांचवें में आ जाएंगे आपके टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर, इसके आगे आ जाएगा लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर एंड लास्ट वन में पेमेंट गेटवे। क्लियर है यहाँ तक है? तो मैं पॉइंट टू पॉइंट नहीं जा रहा हूँ, ये इतना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि सप्लाई चेन में ये 7 लोग इन्वॉल्व है जिसके रिलेशन में हमें कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है। मैं आगे मूव ऑन कर रहा हूँ। अगला कॉन्सेप्ट आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो पेमेंट गेटवे के नीचे एक पैरा है, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ एंड इससे हमारा आगे का कॉन्सेप्ट लिंकअप होता है। देखो, ईच पार्टिसिपेंट्स नीड टू पुट इन प्लेस कंट्रोल इन ई कॉमर्स एनवायरनमेंट, एनी लैक ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल बाय एनीवन कैन ब्रिंग द रिस्क टू द होल चेन। ऑल पार्टिसिपेंट एज डिस्कस अबव नीड टू ट्रेन एंड एजुकेटेड फॉर प्रॉपर कंट्रोल। ब्रैकेट कंप्लीट। अब ये पढ़ने के बाद आपको थीम मिल गया होगा कि ऊपर में जो मैंने अभी पढ़ा है वो क्या था। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो पार्टिसिपेंट्स है इन्होंने एक्चुअल में कंट्रोल कैसे एस्टेब्लिश करना है वो यहाँ पे दिया है। तो कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के 4 चीजें हैं, 4 चीजें फोकस करना। नंबर 1, एजुकेट द पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क। एजुकेट द पार्टिसिपेंट्स अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क। ओके, तो ई कॉमर्स में कौन कौन से रिस्क है ये लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करो, तो इससे भी हमारा बिजनेस स्मूथ गोइंग होगा। नंबर 1, इससे कंट्रोल बढ़ेगा। नंबर 2, कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज टू इट्स कस्टमर। तो यूजुअली कस्टमर्स को आपका ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज बहुत क्लियरली डिलीवर करो, इससे भी कंट्रोल बढ़ेगा। 2, तीसरा, एंश्योर कंप्लायंस विद इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड। एंड चौथा, प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन। कितना हो गया? 4। सर कोई निमोनिक है क्या? है ना निमोनिक, लिख लो वहां पे E-PC। ये क्या होता है? E-PC। देखो ई पे से 2 पॉइंटर है तो ई स्क्वायर कर देना। तो ई पे से आ जाता है एक तो एजुकेटिंग द पार्टिसिपेंट अबाउट द नेचर ऑफ रिस्क, एंड नंबर 2 हो जाएगा ई पे से एंश्योर कंप्लायंस विद इंडस्ट्री बॉडी स्टैंडर्ड। तो ये ई हो गया। ओके, अरे ई कॉमर्स पढ़ रहे हैं ना तो लॉजिकली निमोनिक भी वैसे ही है। E-PC, पी पे से आ जाएगा प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन, एंड सी पे से आ जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज टू इट्स कस्टमर। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आपके एम पे पढ़ना है। इसमें से जो लास्ट कैटेगरी है 4th पॉइंट, प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन, इससे इंपॉर्टेंट करते हैं ना 5 मार्क के लिए। एग्जाम में अभी तक के नहीं पूछा है ये कैटेगरी में से, रिस्क एंड कंट्रोल में एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन अगर कंट्रोल में से अगर एक आधा क्वेश्चन एग्जाम लाइक जो है तो वो ये वाला है, प्रोटेक्ट योर ई कॉमर्स बिजनेस फ्रॉम इंट्रूजन। 5 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट करना। यस, कितने पॉइंट्स इसमें? 1 2 3 4 5। तो यूजुअली ई कॉमर्स को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट्स है वो यहाँ पे लिस्ट दिया है। देखो, वायरसेस से आपका ई कॉमर्स अफेक्ट होगा। ओके, नंबर 2 हैकर्स होगा। तीसरा, पासवर्ड, अगर पासवर्ड लीक हो जाता है तो ये भी आपके ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन को अफेक्ट करेगा। इसके बाद लास्ट सेकंड, रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स चाहिए, अगर ये नहीं होगा तो क्वाइट ऑब्वियसली आपका बिजनेस इतना स्मूथ गोइंग नहीं होगा। एंड लास्ट वन है सेंसिटिव डेटा। तो कितना पॉइंट्स हो रहे हैं? 1 2 3 4 5। सर इसका निमोनिक है क्या? है ना, लिख लो वहां पे PVR, हैकर्स। PVR मन में लड्डू फूट रहे जाने दो, लॉकडाउन में कहाँ, सोचो मत, फोकस करो। PVR, हैकर्स। PVR, P for password, V for viruses, R for regular software updates, and hackers पे से क्या रहा है? हैकर्स एक पॉइंट है। सर सेंसिटिव डेटा, अरे हैकर्स हैकर्स में लास्ट में एस कर देना, तो एस फॉर सेंसिटिव डेटा। ओके, क्लियर है? अरे क्लियर ना? P for password, V for viruses, R for regular software updates, and hackers लास्ट में एस है तो एस पे से सेंसिटिव डेटा आ जाता है, एंड एच पे से हैकर्स ही। तो फिलहाल कंट्रोल्स में 2 क्वेश्चन से या 2 पार्ट है। पहले वो लोगों के लिए दिए जिन्होंने कंट्रोल एस्टेब्लिश करना है, एंड कंट्रोल क्या एस्टेब्लिश करना है तो वो E-PC करके मैंने एक निमोनिक दिया है, एंड इसमें लास्ट जो पॉइंट है उसमें भी PVR, हैकर्स करके मैंने अलग से कॉन्सेप्ट दिया है। तो फिलहाल यहाँ तक के आपको पढ़ के कंप्लीट करना है। इसके आगे एक कॉन्सेप्ट दिया है साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन, मिला?
सिर्फ 2 मिनट फोकस करना, कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने पे हूँ। ओके, तो वहां पे जाओगे, कंटेंट नंबर 4.5.5 है, इजी है, कुछ खास नहीं है, सिर्फ हेडिंग को मॉडिफाई करो। साइबर सिक्योरिटी रिस्क, साइबर सिक्योरिटी रिस्क वाइल कंडक्टिंग ऑडिट, इतना कर दो हेडिंग। सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन, साइबर सिक्योरिटी रिस्क कंसिडरेशन वाइल कंडक्टिंग ऑडिट। क्लियर? अब पॉइंट ये है, अब बीइंग एन ऑडिटर एंगल्स आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। अब सुनो, वाइल कंडक्टिंग ऑडिट, जब आप आईटी का ऑडिट करोगे, बीइंग एन आईएएस ऑडिटर जाओगे, तो वहां पे साइबर सिक्योरिटी रिस्क को भी आपको कंसिडर करना होगा। अब सुनो, नीचे में सेकंड पैरा है, वहां से ब्रैकेट लेना है, रिस्क असेसमेंट। यहाँ से सिर्फ 2 मिनट फोकस करना, कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने पे हूँ। देखो, रिस्क असेसमेंट इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। यस, क्वाइट ऑब्वियस है। अगर आपने ऑडिट ध्यान से पढ़ा होगा तो वहाँ पर रिस्क असेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इनफैक्ट रिस्क असेसमेंट ये सबसे पहले आएगा, इसी के ऊपर से डिसाइड होगा कि कितने डेप्थ में जाके आपको ऑडिट परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले रिस्क असेसमेंट इज ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड पार्सल ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट टू बी केप्ट इन माइंड ड्यूरिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसेस इज गिविंग ड्यू कंसिडरेशन टू द चेंजिंग risk in the entity and its environment due to ever evolving technology landscape which can have a potential impact on the financial statement। अब फंडा ये है, being an auditor, आप जब एज एन आईएएस ऑडिटर जाओगे तो मेक श्योर कि टेक्नोलॉजी की वजह से वहाँ पे कौन कौन से रिस्क आएंगे और वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को कैसे अफेक्ट करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीइंग एन आईएएस ऑडिटर, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि वहाँ पे टेक्नोलॉजी, देखो टेक्नोलॉजी आएंगे एंड टेक्नोलॉजी से काम आसान होगा, लेकिन इसके साथ भी कुछ नए रिस्क आएंगे जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अफेक्ट करेगा। तो जितने भी रिस्क है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो भी अफेक्ट करेंगे, उसके 2 कैटेगरीज है, एक तो डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा और नंबर 2 इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इम्पैक्ट। अरे कोई भी रिस्क के जो भी इम्पैक्ट है, एक तो डायरेक्ट इम्पैक्ट करेगा और एक इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। तो फंडा क्लियर है। तो बीइंग एन आईएएस ऑडिटर, आपको जब भी रिस्क कंसिडर करना होगा तो मेक श्योर उसके 2 इम्पैक्ट हो गए, तो जो डायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा और एक जो इनडायरेक्टली आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। तो नीचे में देखो, देयर कुड बी साइबर सिक्योरिटी रिस्क विद डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट इम्पैक्ट। तो नीचे में 2 पॉइंट्स आ गए, डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट एंड नंबर 2 एंड इनडायरेक्ट ऑपरेशनल इम्पैक्ट। क्लियर यहाँ तक है? तो यहाँ पे मैं फिलहाल रुक रहा हूँ एंड आप मेक श्योर कि यहाँ तक के कॉन्सेप्ट कंप्लीट करोगे। एंड इसी के आगे एक 7315 वो एक कॉन्सेप्ट दिया है 7315। ये ऑडिट में भी ये कॉन्सेप्ट पहले कवर्ड हुआ है या हुआ होगा आपके उसमें, अगर नहीं हुआ होगा तो आपके सिलेबस में डिटेल में आएगा। तो मैं फिलहाल 7315 के ऊपर डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं एक मेरा पर्सनल सजेशन है कि ये वाला कॉन्सेप्ट भी आप पढ़ के कंप्लीट कर लोगे। तो 7315 में उन्होंने आईटी रिलेटेड रिस्क के बारे में कुछ डिस्कशन किया है, तो वहाँ पे एक काम कर लेना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग दैट इज 7315 रिकॉग्नाइजेस दैट IT possess specific risk to an entity's internal control in the form of following। सर नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टेंशन क्या ले रहा है। मैं ये बता रहा हूँ कि 315 में इन्होंने IT रिलेटेड रिस्क कुछ आइडेंटिफाई किए हैं। IT रिलेटेड रिस्क 7315 में उन्होंने आइडेंटिफाई किया, जिसका एक बड़ा सा लिस्ट उन्होंने नीचे दिया है। तो टोटल 8 पॉइंट्स है, मार्किंग कर लेना वहाँ पे एंड इसको भी अच्छे से गो थ्रू कर लेना। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग 2 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कवर कर चुके हैं, दैट इज एक तो रिस्क है, रिस्क इन्वॉल्व इन आईटी या फिर ई कॉमर्स, रिस्क रिलेटेड टू ई कॉमर्स एंड कंट्रोल्स रिगार्डिंग दोस रिस्क इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स। तो रिस्क में टोटल 15 रिस्क है, इसमें से आपको कोई 9 पॉइंट्स मार्क करके एग्जाम में लिखना है। एंड कंट्रोल्स की जहाँ तक की बात है तो कंट्रोल्स में सिर्फ 2 ही चीज़ें ध्यान में रखना कि रिस्क कंट्रोल उनके रिलेशन में जो सप्लाई चेन में इन्वॉल्व है, तो वो सप्लाई चेन में कौन कौन से लोग इन्वॉल्व है वहाँ पे एक बड़ी सी लिस्ट दी है। एंड इनके रिलेशन में क्या इंटर कंट्रोल इस्टेब्लिश करना है, तो वो था हमारा E-PC, एक निमोनिक है। एंड लास्ट में जो चौथी कैटेगरी है उसका एक निमोनिक अलग से दिया है, PVR वायरसेस।
तो एग्ज़ाम में अभी तक के क्वेश्चंस नहीं आए, लेकिन यहाँ से आने के चांसेस ज़्यादा है, तो ये अच्छे से गो थ्रू करके यहाँ तक के कंप्लीट कर लेना। तो अगले सेशन में जाने से पहले ये मेक श्योर कि यहाँ तक के आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए, एंड अगर हो चुके होंगे तो अगले सेशन में जाने में और मज़ा आएगा। आई होप सो आप लोग मेरे लेक्चर्स एंजॉय कर रहे हैं, एंड अगर लेक्चर एंजॉय कर रहे हैं तो आगे भी और करते रहियो, है ना। फॉर द टाइम बिंग सायनारा एंड हैव अ ग्रेट डे।